प्रिया तिवारी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां पर पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी सामने आई है भीषण आग की। कल पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले थे और देखिए उससे पहले किस तरीके से भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने में जो फायर फाइटर्स हैं वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर के बालोतरा रिफाइनरी में ये भीषण आग लग गई है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है। और बताना चाहेंगे कि राजस्थान के बाड़मेर की बालोतरा रिफाइनरी में सोमवार को भीषण आग लग गई और ये आग सीडीयू यूनिट में लगी है। बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने वाले थे। शाम 4:30 बजे सीएम भजन लाल का रिफाइनरी पहुंचने का कार्यक्रम था और इससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आग क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में लगी हुई है। उसके साथ ही रिफाइनरी के ज्यादातर हिस्से और आसपास के इलाके को भी खाली करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा स्थल पर लगाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रिफाइनरी पहुंच गई हैं और साथ ही आग पर अब काबू पाने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। तो वहीं इस खबर पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चिंता जताई है। गहलोत ने लिखा कि बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी में आग लगने की खबर सुनकर चिंता हुई है। रिफाइनरी हम सभी राजस्थानियों के लिए गर्व करने वाली परियोजना है, जिसका कल उद्घाटन होना है और ऐसे समय में ये घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना में सभी की सलामती की प्रार्थना करता हूं। वहीं देश की राजधानी आज एक अहम कूटनीतिक हलचल की गवाह बन रही है। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। सेरेमोनियल वेलकम के बाद राष्ट्रपति ली और उनकी पत्नी किम हिया ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें जहां पर राजघाट पर पहुंचे राष्ट्रपति और देखिए कैसे बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की मुलाकात हुई और इस औपचारिक बैठक को रणनीतिक ताकत के नए चैप्टर के तौर पर देखा जा रहा है। बदलते वैश्विक समीकरण और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ये जो मुलाकात है वो कई मायनों में काफी खास और अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने कई एमओयू साइन किए हैं। तो वहीं इस खास मौके पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ पौधारोपण भी किया है। तो ये जो उनका दौरा है कई मायनों में काफी खास और अहम माना जा रहा है। कई एमओयू का आदान प्रदान हुआ है और भारत और दक्षिण कोरिया के जो रिश्ते हैं वो काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए इस पर अपना संबोधन भी आज दिया और इसी के दौरान उन्होंने तारीफ की है और भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते को काफी अहम और मजबूत भी बताया है। तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ली की तारीफ करते हुए भारत के प्रति उनकी आत्मीयता को सराहा है और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और दोनों देशों की तरक्की खुशहाली पक्की करेंगे। अपनी पहली भारत यात्रा पर प्रेसिडेंट ली का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रेसिडेंट ली का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। हर चुनौती ने उनके भीतर जन सेवा के संकल्प को और सशक्त किया है। भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा हो, लेकिन भारत के प्रति उनकी आत्मीयता हमारी पहली मुलाकात से ही स्पष्ट रही है। फ्रेंड्स, 8 वर्ष कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज,
मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। इन सब के आधार पर पिछले एक दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं और आज प्रेसिडेंट ली की यात्रा से हम इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम चिप्स से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे। अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आज का बिजनेस फोरम इन अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने का मंच बनेगा। फ्रेंड, भारत और कोरिया के बीच हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध है। 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना और कोरिया के राजा किम सुरो की कहानी हमारी साझा विरासत है। आज भारत में के पॉप, के ड्रामा बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। उसी तरह कोरिया में भी भारतीय सिनेमा और संस्कृति की पहचान बढ़ रही है। हमें बहुत खुशी है कि प्रेसिडेंट ली खुद भारतीय सिनेमा के प्रशंसक है। इस कल्चरल कनेक्ट को मजबूत करने के लिए हम 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल आयोजित करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति ली 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं, जिससे भारत और कोरिया के बीच संबंधों को नई उड़ान मिल सकती है। करीब 8 साल बाद किसी कोरियाई राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं बंगाल में पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार और रैलियों पर विराम लग जाएगा और इससे पहले सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। बीते कल पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद आज बंगाल के रण में बीजेपी के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरे। मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी, कांग्रेस समेत पूरे इंडिया ब्लॉक को निशाने पर लिया। साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर से विपक्ष को महिला विरोधी बताया है। तो वहीं बीरभूम में राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि 4 मई को बंगाल में अंधेरा खत्म हो गया और साथ ही नई सुबह होगी। उन्होंने ये कहा कि चुनाव डर बनाम विश्वास का चुनाव है। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज मैं यहां पर पिंगला विधानसभा क्षेत्र में यही कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है इनका जो व्यवहार महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति था, वही व्यवहार टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, एसपी, इन सब का भी हाल ही में संसद सत्र के दौरान भी रहा। आपने देखा होगा संसद सत्र के दौरान कैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में लागू करना चाहते थे,
इन दलों ने उस संशोधन को पारित नहीं होने दिया। ये चीजें दिखाती हैं कि आधी आबादी का अपमान करना, नौजवानों का अपमान करना, अन्नदाता किसानों का अपमान करना और गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वह इस प्रकार की भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेगी। महिलाओं के ऊपर जुल्म जो अत्याचार करते हैं उसके लिए हम दुर्गा स्क्वाड का गठन करेंगे और जो महिलाओं के साथ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, उन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहने भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कानून का राज होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ही तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, डर चाहते हैं या सुरक्षा चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बतलाइए, आप डर चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार चाहते हैं कि विकास चाहते हैं? आप दादागिरी चाहते हैं या लोकतंत्र चाहते हैं? बहुत अच्छा, तो समय आ गया है मेरे बहने भाइयों, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अब यह चुप रहने का समय नहीं है, अब बिल्कुल हिम्मत के साथ घरों से बाहर निकलने का समय है। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। बदलाव जरूरी है क्योंकि हमें विकास चाहिए, क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने भारत के बंटवारे को लेकर दावा किया है कि इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं थे। हैदराबाद के सांसद ने यह भी दावा किया कि देश विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी जिम्मेदार थे। रविवार को सूरत के लिंबायत में आयोजित एक कार्यक्रम में ओवैसी ने भारत विभाजन को लेकर बड़ा दावा किया। ओवैसी ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत का बंटवारा रोकने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उनकी अपील पर गौर नहीं किया। मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 से 20 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सोमवार सुबह रामनगर क्षेत्र के कागूद गांव के पास हुआ था, जब एक यात्री बस पहाड़ी सड़क पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक बस एक दूरदराज के गांव से उधमपुर की ओर जा रही थी, तभी एक मोड़ पर चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये रामनगर उधमपुर जिला का एक बहुत बड़ा हादसा है। सभी के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ के हैं, वो सभी इस वक्त शौक में है कि इतना नुकसान हो गया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े हैं, हर संभव उनकी मदद की जाएगी और मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले इस वक्त है कि हम उनको अच्छा ट्रीटमेंट है ताकि जो इंजर्ड हैं उनकी जान बच सके। तो ये हादसा जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रामनगर से जो ड्राइवर है शायद अपना कंट्रोल नहीं कर पाए गाड़ी, जिसकी गाड़ी जो नीचे आई और एक ऑटो से टकराई। ऑटो में भी सवारियाँ थी, वो ऊपर वाले की मेहरबानी से वो बच गए हैं। तो ये सारा 15 के करीब कैजुअल्टी है, इंजर्ड जो शिफ्ट किए गए हैं उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा है। इंजर्ड होने की सूचना है। ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे उधमपुर जिले के लिए कि ये बस जो है रामनगर से उधमपुर जा रही थी और सुबह जिसको हम पीक आवर कहते हैं, इस वक्त जो है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज़ वगैरह सभी जो हैं वो इस बस में थे। तो ये कगोट मोड़ पहुंचने पे जो है इसका एक एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में जो है अभी तक करीब 13 से 14 कैजुअल्टीज़ कन्फर्म्ड हैं और 33 इंजर्ड हैं, जिसमें से 20 लोग जो हैं इंजर्ड रामनगर हॉस्पिटल में हैं। और अभी मेरी सीएमओ साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा कि 2 को शिफ्ट कर रहे हैं जिनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह से 13 लोग जो हैं वो
जीएमसी उधमपुर में हैं और उनको भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर किसी को स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको जो है शिफ्ट किया जाएगा और तुरंत किया जाएगा। ऊपर से डिविजनल कमिश्नर साहब का और डीसी साहब का भी जो है आदेश है कि अगर चापर की ज़रूरत है तो इनको चापर भी जो है अभी फराहम किया जाएगा, ताकि जो इंजर्ड हैं उनको हम अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएँ और उनकी जानें जो है बचा पाएँ। तो वह इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट किया और घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। तो वह इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक आरएस पठारिया ने हादसे पर शोक जताते हुए सवाल किया कि बस की क्षमता 40 लोगों की थी, लेकिन 70 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन घेरे में है कि बस ओवरलोड आखिर क्यों थी। वाला भी है एक ऐसा एक्सीडेंट, हालांकि पिछले चंद वर्षों से इस पे अंकुश लगा था। ये जिला उधमपुर और जिला उधमपुर में विशेषकर रामनगर क्षेत्र, इनकी सड़कों की बदहाली अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन इस 25-26 अगस्त के उन फ्लड्स के बाद सड़कों की हालत में भी थोड़ी एक दुर्गति उसमें हुई है। इंप्रूवमेंट करते करते थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आज की जो ये दर्दनाक हादसा, अभी तक जो आंकड़े हैं बताया जा रहा है कि 21 से लेके 22 तक जो कैजुअलिटीज हैं और 32 के पास जो लोग इंजर्ड हैं, और जो अनकन्फर्म्ड आंकड़ा है कि शायद 70 से ज्यादा लोग उस बस पे सवार थे, जिस बस की क्षमता 40 सीटर बस थी। तो खैर एक प्रोपेंसिटी तो है कि लोकल बस है, लोकल बस में ना ड्राइवर मना कर सकता है, फिर सवारी भी कई बार इंसिस्ट करती है मुझे वहीं जाना है, वह भी है। में भीषण सड़क हादसा, और देखिए ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से 20 लोगों की इसमें मौत हुई है, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक जताया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ है। जी हां, ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर अचानक पहाड़ी से एयरक्राफ्ट टकरा गया और हादसे का शिकार हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी सामने आई है। नारायणपुर इलाके में प्लेन क्रैश हुआ, तो ये तस्वीरें आप देखिए। मौके पर पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी मौजूद है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ है। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। अचानक पहाड़ी से एयरक्राफ्ट जो है वो टकरा गया और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। नारायणपुर इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ धुआं उठता देखिए नजर आ रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है। लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में ये प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ है। अचानक पहाड़ी से एयरक्राफ्ट टकरा गया और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। अचानक पहाड़ी से टकराने के दौरान प्लेन क्रैश हो गया है। नारायणपुर इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरीके से धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर एक प्राइवेट प्लेन जो है वो क्रैश हुआ और सर्च ऑपरेशन जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।